अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है हीट इंजन। हीट इंजन हमारे पास क्या है? हीट इंजन हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क के अंदर चेंज करती है। मतलब आप उसके अंदर हीट इंटर करते हैं और वो एज अ रिज़ल्ट कुछ वर्क करती है। स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन, ये सब एग्जांपल है हमारे पास हीट इंजन के। ठीक है। स्टीम इंजन मतलब स्टीम को आप स्टीम की हेल्प से आप कुछ वर्क करते हैं। पेट्रोल इंजन में पेट्रोल की हेल्प से और डीजल इंजन में भी डीजल की हेल्प से। लेकिन ये सब हमारे पास हीट इंजन में ही आते हैं। हीट इंजन जो है उसके कितने पार्ट्स हैं? पहला होता है हमारे पास हीट रेजरवायर। हीट रेजरवायर या हीट सोर्स वो पार्ट होता है जिसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और वो काफ़ी बड़े सोर्स होता है हीट का। और जब आप उसके साथ कोई बॉडी अटैच करते हैं तो उसको अपनी हीट कुछ ट्रांसफ़र करता है, लेकिन क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत बड़ा है और वो बहुत ज़्यादा है और वो बहुत बड़ा रिजर्वायर है हीट का, तो वो अगर अपनी कुछ हीट ट्रांसफ़र कर भी देता है तो किसी सिस्टम को, तो उसके टेम्परेचर पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो प्रैक्टिकली अनचेंज्ड रहता है ड्यूरिंग एनी ट्रांसफ़र ऑफ हीट इनटू और आउट ऑफ द, मतलब चाहे उसके अंदर कोई हीट इंटर हो चाहे उससे बाहर निकले, उसकी अपनी हीट इतनी ज़्यादा है कि उसके थोड़ी सी उसके अंदर आने या उसके बाहर जाने से उसके टेम्परेचर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए अक्सर HTR का वर्ड भी यूज़ किया जाता है जिसका मतलब होता है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। दूसरा पार्ट होता है हीट सिंक और कोल्ड रिजर्वायर। हीट सिंक और कोल्ड रिजर्वायर भी काफ़ी बड़ी बॉडी होती है लेकिन उनका टेम्परेचर काफ़ी लो होता है। हॉट रिजर्वायर जो है उसके टेम्परेचर को हम T1 कहते हैं और जो कोल्ड रिजर्वायर है उसके टेम्परेचर को हम T2 कहते हैं। कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर भी काफ़ी लो होता है, तो जैसे हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है तो जो कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। तो जैसे हॉट रिजर्वायर में हीट इंटर होने या हीट बाहर निकलने से उसके टेम्परेचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी तरह कोल्ड रिजर्वायर में भी हीट इंटर होने या बाहर निकलने से उसके टेम्परेचर पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लो होता है। तो अगर थोड़ा बहुत उसके अंदर इंटर भी हो या उससे बाहर भी निकले तो उसका टेम्परेचर में फ़र्क नहीं आता। तो हीट सिंक या कोल्ड रिजर्वायर जो है उसके लिए हम लोग LTR का वर्ड भी यूज़ करते हैं जिसे लो टेम्परेचर रिजर्वायर कहते हैं। तीसरी चीज़ होती है वर्किंग सब्सटेंस। जैसे आपको यहाँ फिगर में नज़र आ रहा है 10.12 में कि एक हॉट रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर T1 है, एक कोल्ड रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर T2 है। ठीक है। और बीच में जो है वर्किंग सब्सटेंस है। वर्किंग सब्सटेंस जो है नॉर्मली वो गैस होता है हीट इंजन के लिए। इन प्रिंसिपल हीट इंजन हमने जैसे देखा कि वो डिवाइस होती है जिसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस से गुजरता है। मतलब क्या करता है कि जो भी सब्सटेंस है वो हीट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम अ हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर। लेट्स सपोज उसने कोई हीट एब्जॉर्ब की है, उन्हें उससे हमने Q1 कह दिया, और उसके बाद उस हीट को यूज़ करते हुए वो कुछ वर्क करता है, ठीक है, ऑन द सराउंडिंग। और जो बाकी हीट बच जाती है Q2 वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर को ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे फिगर 10.12 में लिखा कि इंजन जो है उसने कुछ हीट Q1 एब्जॉर्ब की हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से, उसको वर्क में चेंज किया और बाकी पार्ट जो है उसने कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर को हीट का ट्रांसफ़र कर दिया। तो और हमने ये देखा कि जो भी हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस है जिसने हीट एब्जॉर्ब की एंड देन कुछ पार्ट वर्क में चेंज किया एंड कुछ पार्ट फिर उसने हीट का सिंक को ट्रांसफ़र कर दिया, वो एक साइक्लिक प्रोसेस से गुजरता है। एक साइकिल को बेसिकली साइकिल प्रोसेस से नहीं गुजरता, बेसिकली वो एक
साइकिल के अंदर ऑपरेट करता है। तो जब एक साइकिल के अंदर ऑपरेट करता है तो आपको पता है साइक्लिक प्रोसेस में हमने देखा है कि सिस्टम जिस इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करता है उसी स्टेट में वापस चला जाता है। इसीलिए जब उसका एक साइकिल कंप्लीट होता है तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की होती है वो ओरिजिनल वैल्यू पे वापस चली जाती है, क्योंकि इनिशियल स्टेट और जो फाइनल स्टेट है वो सेम है। तो जब स्टेट सेम है इनिशियल एंड फाइनल तो इंटरनल एनर्जी भी सेम होगी, इसलिए नेट चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होता है। तो जैसे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में देखा था कि जो भी हीट आप सिस्टम के अंदर ऐड करते हैं उसमें से कुछ हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करती है और कुछ हीट वर्क डन करती है अराउंड द सराउंडिंग। तो क्योंकि एक साइक्लिक प्रोसेस है तो इसलिए इस प्रोसेस के अंदर जो हीट इंटर हो रही है वो इंटरनल एनर्जी को चेंज नहीं करेगी, सिर्फ वर्क करेगी ऑन द सराउंडिंग। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो ज़ीरो होगा। और अगर हम ये देखिए सपोज करेंगे Q1 वो हीट है जो उसने हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से एब्जॉर्ब की है इंजन ने, और Q2 वो हीट है जो कि उसने रिलीज़ की है टू द लो टेम्परेचर रिजर्वायर। तो एक प्रोसेस के अंदर जो उसने नेट हीट एब्जॉर्ब की है वो, या नेट हीट जो उसने वर्क डन के अंदर चेंज की है वो Q2 माइनस Q1 है। सॉरी Q1 माइनस Q2 है। Q1 वो हीट थी जो उसने एब्जॉर्ब की, उसमें से कुछ पार्ट वर्क में चेंज किया और बाकी हीट जो है वो उसने लो टेम्परेचर रिजर्वायर को दे दी। तो बेसिकली आपके पास जो हीट उसने वर्क में चेंज की वो Q1 माइनस Q2 थी। टोटल Q1 में से Q2 जो है वो तो उसने लो टेम्परेचर रिजर्वायर को दे दी और बाकी जो हीट बच गई वो उसने वर्क में चेंज कर दी। तो बेसिकली हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर को सोर्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ से वो हीट एब्जॉर्ब करता है, और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को सॉरी और जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को हम सोर्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो वहाँ से हीट एब्जॉर्ब करता है। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का सोर्स कहने का मतलब ये है क्योंकि वो सोर्स ऑफ हीट होता है, वहाँ से वर्किंग सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करता है। और लो टेम्परेचर रिजर्वायर को सिंक इसीलिए कहते हैं कि सिंक का मतलब होता है जिसमें कोई चीज़ डूब जाए, वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो सिंक को ट्रांसफ़र कर देता है। तो अगर आपने एफिशिएंसी हीट इंजन के निकालनी है तो आपने ये देखना है कि कितना वर्क वो कर रहा है और कितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की। तो वर्क डन बाय द इंजन एंड हीट एब्जॉर्ब बाय द इंजन। वर्क W था और हीट उसने Q1 एब्जॉर्ब की। तो वर्क अभी हमने ऊपर देखा है वो किसके बराबर है, Q1 माइनस Q2। वो हमने लिखा Q1 से हमने उसे डिवाइड किया और अब हमारे पास Q1 से दोनों को अलग-अलग डिवाइड कर दें, ऊपर इसको भी और इसको भी, मतलब Q1 ओवर Q1 माइनस Q2 ओवर Q1। तो ये तो 1 आ जाएगा आपके पास। तो ये आ जाएगा, एफिशिएंसी को सिंपल म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस Q2 ओवर Q1। तो अब हम कुछ कंडीशंस देखते हैं, केसेस हम देख लेते हैं। अगर हम एक केस देखें, केस 1, कि अगर Q2 जो है वो ज़ीरो हो आपके पास, अब Q2 अगर ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास म्यू की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इसे परसेंटेज में चेंज कर लें, मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइडेड बाय 100 करके, तो ये 100% हो जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 100%। अगर आपके पास कोई हीट जो है वो सिंक को ट्रांसफ़र ना की जाए, जितनी हीट एब्जॉर्ब की है वो सारी की सारी वर्क में चेंज कर ली जाए, तो इंजन की एफिशिएंसी 100% होती है। तो एक्सपेरिमेंट हमें ये शो करता है कि ये इम्पॉसिबल है कि आप कोई भी ऐसा इंजन कंस्ट्रक्ट करें जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। ठीक है, तो अगर आपके पास हीट इंजन है, जैसे कोई स्टीम इंजन, गैसोलीन इंजन या डीजल इंजन है, कुछ ना कुछ हीट जो है वो ज़रूर रिजेक्ट करता है टू द हीट सिंक लो टेम्परेचर रिजर्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर दैन एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर। मतलब कोई ऐसा हीट इंजन नहीं है अभी तक पैदा हुआ बनाया गया
जो कि सारी की सारी हीट इंजन से सिर्फ एब्जॉर्ब ही करे और वो कोई एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में या फिर लो टेम्परेचर रिजर्वायर को रिलीज़ ना करे, सिर्फ वो एक्सट्रैक्ट करे हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर और वो सारी की सारी वर्क में चेंज कर ले। तो बेसिकली ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की स्टेटमेंट भी है कि ये बेसिकली हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन। ये नामुमकिन है कि आप कोई ऐसा हीट इंजन बनाएं जो कि सिर्फ एक्सट्रक्शन ऑफ हीट करे, सिर्फ हीट हासिल करे फ्रॉम अ हीट रिजर्वायर या सोर्स और उसको सारी की सारी को वर्क में चेंज कर दे। अब हमारे पास जो क्विज़ है, आपने मुझे अगेन इनको इसके आंसर करने हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्पार्क प्लग इन अ पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन के अंदर एक चीज़ होती है स्पार्क प्लग। आपने ये बताना है कि स्पार्क प्लग का क्या फंक्शन है, जबकि वो स्पार्क प्लग डीजल इंजन में नहीं होता। बेसिकली स्पार्क प्लग जो है वो तो इग्नाइट करने के लिए, जलाने के लिए यूज़ होता है, या ऐसा जो है वो इनिशियल स्टार्ट के लिए यूज़ होता है, तो फ्यूल को बर्न करने के लिए। तो पेट्रोल इंजन के अंदर तो वो होता है, लेकिन डीजल इंजन के अंदर वो नहीं होता। तो आपने मुझे बताना है कि आपका जो टास्क है वो ये है कि डीजल इंजन में नहीं होता तो फिर वो कैसे चलता है, और पेट्रोल इंजन में उसका एग्जैक्टली क्या काम होता है। सेकेंडली कि यहाँ पे आपके पास एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें इन्होंने आपको बताया हुआ है कि एक रिवर्सेबल इंजन है। रिवर्सेबल इंजन का जैसे रिवर्सेबल प्रोसेस होता है जो अपने रिट्रेस कर सके अपने डायरेक्ट प्रोसेस को। तो वो दो टेम्परेचर हैं जिनके दरमियान काम कर रहा है। एक हॉट टेम्परेचर का हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर है जिसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसने 746 जॉल एनर्जी, जिसको हम Q1 कहेंगे, वो उसने एब्सॉर्ब किए। और उसने 546 जॉल एनर्जी जो है वो, जिसको हम Q2 कहेंगे, वो उसने सिंक को ट्रांसफ़र कर दी। तो हमें हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर पता है, हमने कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर फाइंड करना है। तो बेसिकली आपको Q1 गिवन है, Q2 गिवन है, और अच्छा ओके, हमें टेम्परेचर नहीं गिवन, हमें टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है। सॉरी, हमें बताया है कि इंजन दो टेम्परेचर डिफरेंस के दरमियान में काम कर रहा है। मतलब जहाँ काम कर रहा है उसमें जो हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर के जो टेम्परेचर है, उनका जो डिफरेंस है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। सही, हमें T1 एंड T2 फाइंड करना है। सॉरी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर नहीं है, बल्कि टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर्स। तो एफिशिएंसी जो है, जो हमारे पास इसके बराबर थी Q1 माइनस Q2 ओवर Q1। तो बेसिकली एफिशिएंसी का एक और फार्मूला भी है कि T1 माइनस T2 ओवर T1, ठीक है, जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, T1 माइनस T2 ओवर T1, ठीक है। तो अगर आप इस फार्मूले को यूज़ करें तो इन दोनों साइड को आप यूज़ करेंगे। Q1 माइनस Q2, Q1 गिवन है, Q2 गिवन है, उन सब की वैल्यूज़ यहाँ पुट करें, और T1 माइनस T2 आपको गिवन है, वो भी पुट करें। तो सिर्फ T1 नहीं गिवन, वो यहाँ पे रह जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे और यहाँ से रीअरेंज करके T1 की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। T1 की वैल्यू, क्योंकि हमें टेबल की एक और चीज़ भी हो सकती है आपके पास कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे अगर सपोज आपके पास टेम्परेचर है कोई भी, T1 टेम्परेचर है रिजर्वायर का, हॉट रिजर्वायर का, उसमें 101 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। हॉट रिजर्वायर का, उसमें आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड कर दें, और जो T2 का टेम्परेचर है, ठीक है, सॉरी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि T2 का, सॉरी, जो कोल्ड रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर है T2, और जो हॉट रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर है T1। तो इन दोनों के दरमियान में अगर डिफरेंस 100 डिग्री सेंटीग्रेड का है, तो फिर आपके पास जो T1 है उसको होना चाहिए T2 प्लस
100 डिग्री सेंटीग्रेड। पहली बात ये भी डिग्री सेंटीग्रेड में होगा और ये भी ऑब्वियसली। ओके, फिर उसके बाद अगर आप इसे केल्विन में चेंज करते हैं, ठीक है, और इसी तरह ठीक है, और इन दोनों को माइनस करते हैं। तो जब आप माइनस करेंगे बेसिकली ठीक है, तो 273 कैंसिल हो जाएगा। आंसर फिर भी आपके पास 100 ही आएगा। T2 भी कैंसिल आ जाएगा, आंसर फिर भी आपके पास 100 ही आएगा। इसलिए इन्होंने यहाँ पे T1 माइनस T2 को आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड लें या 100 केल्विन लें, आंसर यही आता है क्योंकि माइनस हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, इसलिए इन्होंने उसको 100 केल्विन ले लिया। तो फिर आपके पास जो केल्विन आया उसमें से आपने 273 को माइनस करके उसे वापस डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो T1 अब यहाँ पे हमारे पास जो T1 है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो T1 माइनस T2 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो अगर T1 ही 100 सेंटीग्रेड है, इट्स मीन कि T2 जो है वो 0 है। तो आपने जो है वो नेक्स्ट जो है ये असाइनमेंट 10.2 करके मुझे सेंड करनी है, ठीक है, और आपने ऊपर वाला जो क्विज़ है वो करना है। असाइनमेंट 10.2 में ये है कि आपके पास 1 साइकिल है जिसमें हीट इंजन कुछ एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम अ हॉट रिजर्वायर और बाकी उसने कोल्ड रिजर्वायर को ट्रांसफ़र कर दी है। आपने एफिशिएंसी फाइंड करनी है, Q1 एंड Q2 गिवन है, ठीक है। वर्क फाइंड करना है, वो Q1 माइनस Q2 से आ जाएगा। एवरेज पावर डज द इंजन जनरेट इफ़ इट गोज थ्रू 4 साइकिल इन 2.4। पावर जो होता है वो बस वर्क पर यूनिट टाइम होता है। तो जितना उसने वर्क किया है और जो उसका टाइम है उससे आप उसे डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली आपको 4 साइकिल्स का टाइम बताया हुआ है, आपने 1 साइकिल का टाइम निकाल के आपके पास 4 साइकिल्स का टाइम जो है वो 2.50 है। तो 1 का हो जाएगा 2.50 डिवाइडेड बाय 4। तो ये टाइम है और वर्क आपने ऊपर से निकाल लिया है, तो पावर का फार्मूला है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये आपने कंप्लीट करना है, ये आपका काम है। ओके, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक एंड एंट्रोपी इंशाल्लाह। ओके, सी यू।